धुंधली सी याद थी। एक क्लासरूम है, बच्चे हंस रहे हैं, विनीत वहाँ पे है, लेकिन वही है क्या? बच्चे सब आपस में कुछ कह रहे हैं, पर कोई है क्लास के सामने एक वुडन का, नीचे एक पोडियम सा, एक छोटा सा बोर्ड सा है, उसके ऊपर कोई खड़ा है। अब साड़ी पहने शायद खड़ा है, लेकिन बच्चे ध्यान नहीं। क्लासरूम एक अजीब सी, धुंधली सी, एक ऐसी मेमोरी प्रणव को खुरेद रही थी जो उसे 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 पकड़ में नहीं आ रहा था। अभी तक उसके मन में जब भी कोई मेमोरी आती थी वो एक क्लियर पिक्चर के साथ आती थी, लेकिन ये पहली बार था कि ही वाज ट्राइंग टू थिंक समथिंग, बट जैसे वो उन्हीं उन्हीं सब बातों को देखता समझता हुआ अपने उस हॉस्टल की छत से सामने की ओर देखता है, और पीछे विकास धीमे से बाला को कहते हैं, बाला मेरे ख्याल से रुक। डियर लिसनर्स एंड माय डियर JT8 फैमिली, रास्ता चुन लिया गया है विद अ टोटल ऑफ 2621 वोट्स। दूसरे रास्ते को चुना है। गजब की बात यह है कि दूसरे रास्ते को बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंगली चुना गया है। अब या तो ये सही था या ये गलत था, मगर दिक्कत यह है कि बहुत सारे लोगों की उम्मीद एक झूठे दिलासे पर टिकी थी। सवाल सिर्फ इतना है, वो दिलासा कौन से रास्ते की तरफ था? पहला, दूसरा, या फिर हिंट किसी और एपिसोड की तरफ था? हेलो जी, मेरा नाम है जस्टिन जोसेफ एंड यू आर लिसनिंग टू द सेकेंड स्टोरी ऑफ आवर सीरीज फिर क्या हुआ। ये कहानी नहीं, कहानियों का एक खेल है, और जिस कहानी को अब आप खेलने वाले हैं उसका नाम है क्रो हाईवे एपिसोड नंबर 7। सवाल, क्या बालचंद्रन वहाँ पे जो डिसीजन लेकर बैठे थे कि वो प्रणव से सीधे सीधे बातचीत नहीं करेंगे, was that a right choice? अगर नहीं था तो चलिए बताते हैं आपको कि फिर क्या हुआ। हर बार कहानी खत्म होने के बाद मैं आप लोगों से एक लाइन कहता था जब आप लोग रास्तों के लिए वोट करते थे कि ध्यान से वोट करना, दूसरों के रास्तों को देखना। बस मैं इतना बता देना चाहता हूँ, अब आप इस कहानी के कंक्लूडिंग पन्नों की तरफ बढ़ चुके हैं। सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। अगर सही रास्ते चुने गए थे तो रहस्य खुलने वाले हैं, और इसी रहस्य का क्या कोई पन्ना है जो अब भी बाकी है? क्या भैरघात की कोई भी कहानी इस कहानी के साथ रिलेशन रखती है? क्या रिलेशन रखती थी, लेकिन रास्ता कोई ऐसा चुन लिया गया जिसके कारण? खैर, और प्रणव, वो हम ना जरा नीचे तक जाके आ रहे थे, वो तुम्हारे वार्डन को कुछ बातें करनी थी, और वो हम लोग ऐसे आए हुए हैं ना, तो कुछ डॉक्यूमेंट पे साइन है। बाकी ना हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक अगर रूम वूम कुछ हो जाए हमारा, तो तुम यहाँ पे कुछ हो तो कोई दिक्कत? नहीं नहीं, ठीक है, मैं कुछ टाइम के लिए यहाँ पे, नहीं नहीं, तुम आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आराम से देखो। शायद तुम लोग यहाँ पे दोस्तों के साथ कभी आते होगे, कोई नाइट गैदरिंग वगैरह, आराम से सोचो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, हम लोग बस नीचे से आ रहे हैं। प्रणव हाँ कह देते हैं। बालचंद्रन और विकास, वो दोनों के दोनों वहां पे जो वो छत का जो एक दरवाजा था उनका, जो पूरा टेरेस का, वहां से अंदर जाते हैं, लेकिन उसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से था कि पूरी तरह से छाव पड़ रही थी। विकास इतना तो जानता था कि वो यहाँ पे छोड़कर तो नहीं जाएगा। बालचंद्रन वहीं पे चुपचाप खड़े रहते हैं और ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं कि वो कर क्या रहा था। वहां पे एक स्टील का दरवाजे पे एक प्लेटिंग लगी हुई थी, और उस प्लेटिंग पे प्रणव की रिफ्लेक्शन दिखाई दे रही थी। वो दोनों के दोनों चुपचाप वहां खड़े होते हैं। प्रणव ये चेक करने के लिए नहीं आता कि वो लोग नीचे गए कि नहीं, बस वहीं खड़ा रहता है। सामने की ओर एक खाली सी जमीन है, एक तबेला सा बना हुआ है, वहां कुछ लोग काम कर रहे हैं, घास फूस उगी हुई है। पता नहीं क्या देख रहा था वो।
लेकिन उसकी नजरें बस वहां गड़ी हुई थी। ना कुछ कह रहा, ना कोई एक्शंस, कुछ नहीं, बस कुछ नहीं कहते बालाचंद्रन। रास्ता आप ही ने चुना था। लेकिन जहां पर यहां वो कुछ नहीं कहते, वहीं पर डायरेक्टर के बताए हुए लीड पे उन्होंने कुछ कदम ले लिए थे। अगर डायरेक्टर की बात को माना जाए, ये कहा जाए कि वो जो कह रहे थे वो सब कुछ सच था, तो अब प्रणव नहीं, अब उस जाल में जिन्होंने अनुराग के खिलाफ कुछ किया हो, उसमें 2, 3 या 4 नाम और जुड़ रहे थे। प्रोफेसर जुनैद, पुराने डायरेक्टर, जिन्होंने भी वो स्कॉलरशिप को लेकर के लीड दिया हो। पियून दादा ने क्या क्या बातें करी, उन्होंने क्या किसी और को भी देखा था उस दिन? उसके दोस्तों ने ये लड़ाई वाली बात इतने क्लैरिटी के साथ अगर बताई, तो क्या उसके बाद कुछ था जो अनुराग ने अपने दोस्तों को बताया? सवाल कई सारे थे, लेकिन मुद्दा सिर्फ और सिर्फ एक था। अब प्रणव इकलौता जिम्मेदार नहीं था। प्रणव के पास उसकी बाइक मिली थी और यह बात कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, लेकिन इंटेंशन इनका ज्यादा भारी हो रखा था। याद है वो एक हफ्ता जहां पे हमारे जो बालाचंद्रन जी हैं वो डायरेक्टर साहब का इंतजार करते हैं, जहां पर कोई रिस्पॉन्स नहीं होता, लेकिन ये हॉस्पिटल में अटके रहते हैं, टिके रहते हैं कि वहां से नहीं हिलेंगे। उस एक हफ्ते ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने उस केस के ऊपर देख रहे थे या फिर प्रणव के केस के बारे में सोच रहे थे। बालाचंद्रन ने वहां पर अपनी पहली चाल ऑलरेडी चल दी थी। वहां पर एक नर्स थी जो डायरेक्टर साहब के लिए अपॉइंट की गई थी और वही उनकी पूरी खातिरदारी कर रही थी। वो नर्स किन किन से बातें करती थी ज्यादा, उसके दोस्त कौन कौन थे, डायरेक्टर की इंफॉर्मेशन क्या कोई उनसे मांग रहा है? देयर वर 2 डॉक्टर्स जिनको वो रिपोर्ट करती थी, और वो दोनों जो थे, क्योंकि ये इतना एक सेंसिटिव मामला बन चुका था, एक सेंसिटिव केस था, पुलिस प्रोटेक्शन के लिए पहुंच चुकी थी, तो देयर वाज नॉट 1 बट 2 डॉक्टर्स वर अपॉइंटेड फॉर द वेलबीइंग ऑफ डायरेक्टर। लेकिन यहां पर सवाल बहुत ही सिंपल था। वो नर्स किस किस के साथ बातचीत करती है, किसे कॉल करती है, जिससे वो बातचीत करती है वो किसे कॉल करते हैं? क्या डॉक्टर्स फ्रीक्वेंटली किसी ऐसे नंबर पे कांटेक्ट कर रहे थे जिस नंबर का प्रोफेसर जुनैद या वो पुराने डायरेक्टर के साथ कोई कनेक्शन हो? बाला ने विकास को बताकर किसी को भी नहीं छोड़ा था। हर एक इंसान अब बालाचंद्रन के सामने आके फंसा बैठा था। उन्होंने विकास से कहकर हर वो शख्स जो दूर दूर से भी इस केस के साथ कनेक्टेड हो सकता है, जिसकी अनुराग के साथ लड़ाई हुई हो सकती है, फिर अनुराग के उस ब्लैकमेल के साथ कनेक्शन हो सकता है, सबको ढूंढ रखा था। अरे उन्होंने तो चेयरमैन तक को नहीं छोड़ा, डायरेक्टर हो गए, वो प्रोफेसर जुनैद हो गए, उनका प्यून जो था वो कौन, उसका तक इंफॉर्मेशन निकलवाया। सबके नंबर ट्रैक करवाए जा रहे थे, सब पे किस किस के कॉल्स आ रहे हैं, किन के कॉल जा रहे हैं, सब ये देखा जा रहा था। इन्हीं सब के बीच में जिस दिन डायरेक्टर ने बुलाकर वो सारी बातें बताई थी, तो बाहर निकलती साथ नर्स ने उन्हें पूछा था कि क्या हुआ, पेशेंट ने क्या कहा। तब उन्होंने कहा कि दरअसल वो अपने परिवार को लेकर बड़ा चिंतित थे और कुछ और भी बताने की कोशिश कर रहे थे, कुछ कॉलेज से रिलेटेड, लेकिन उतने में उनकी होश चली गई। बालाचंद्रन नहीं कहते कि ऑलरेडी वो ये सब कुछ बता चुके हैं। मुद्दा ये नहीं था कि यहां पे बालाचंद्रन के पास कोई प्रूफ था या नहीं, क्योंकि बालाचंद्रन ने डायरेक्टर का जो फोन था उसको तक लेकर हैक करवा दिया था, और उस फोन में किस्मत से उसके मेल आईडी, एक तो था जो कॉलेज का मेल आईडी था, लेकिन एक मेल आईडी इनका पर्सनल भी था। वहां पे डायरेक्टर ने उस वीडियो को मेल कर रखा था। सीधी भाषा में इट वाज एन ओपन एविडेंस अगेंस्ट प्रोफेसर जुनैद। लेकिन यहां पर एक काम है जो कई लोगों के हिसाब से करा जाना चाहिए था, जो विकास भी चाहता था कि हो, लेकिन बालाचंद्रन ने मना करके रखा था। क्या काम था? विकास एक सवाल था जो बाला से तब कर रहा था जब बाला ने साफ मना करके रखा था कि अभी वो कोर्ट या पुलिस के पास नहीं जाएंगे। पर क्यों नहीं? ओपन एविडेंस था, और अगर वो वीडियो बाहर लेकर के आ जाए, कोर्ट को प्रेजेंट कर दिया जाए या पुलिस को प्रेजेंट कर दिया जाए, तो ये बात क्लियर होती थी कि वो प्रोफेसर जुनैद जो थे उनके पास क्लियर रीजन था, क्लियर रीजन टू हर्ट
द वन पर्सन जिसके कारण पूरा प्रणव का ये केस उलझा पड़ा था, अनुराग उत्युप। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो जो मेल था वो डायरेक्टर को भी भेजा गया था, अकॉर्डिंग जो इन्होंने बताया कि भाई पुराने डायरेक्टर के पास भी वो मेल गया था, लेकिन वो सब अभी इनके पास में नहीं था क्योंकि उसके लिए उनको पुलिस से परमिशन चाहिए। परमिशन भी मिल जाती, अगर ये वीडियो पब्लिक कर देते तो परमिशन क्यों नहीं मिलती कि वो जाकर के इनके कॉलेज में जाकर जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उन सबको देख सकें और जांच सकें कि ये जो बात करी गई है वो सच है कि झूठ है। लेकिन यहाँ पे बालचंद्रन मना करते हैं। लेकिन क्यों मना कर रहा है वो? विकास बार बार पूछता है कि सुन मेरे भाई, अगर हम यहाँ पे ये प्रूफ कर देते हैं कि प्रणव से ज़्यादा इंटेंशन किसी और के हो सकते हैं, तो क्या पता वो प्रणव को अभी टेम्परेरी बेसिस पे ही सही, लेकिन वो शायद उसको आज़ाद कर दें जब तक कोई शार्प एविडेंस ना हो उसके अगेंस्ट में। सिर्फ इसलिए शायद आज़ाद कर दें। हम अगर अभी जाते हैं तो किसी भी बात की कोई गारंटी नहीं है। आई नीड अ प्रॉपर सॉलिड प्रूफ कि कौन, अगर हम कोर्ट के पास जाते, अगर हम पुलिस के पास जाते हैं तो हमारे पास इस बात का क्लियर एविडेंस होना चाहिए कि किसी का हाथ था उसकी डेथ में। अभी के टाइम पे जैसे कि प्रणव के पास एक बाइक मिली एंड इट कैन एक्ट एज एन अगेंस्ट एविडेंस, वैसे ही करके हमारे पास ये प्रोफेसर जुनैद के अगेंस्ट ये वीडियो मिला है, बट इट डजंट एक्ट। लेकिन यार उसको स्कॉलरशिप मिली थी। देख, अगर वो बात ब्लैकमेल की नहीं होती तो वो स्कॉलरशिप उसको क्यों मिलती? तूने ही मुझे बताया कि अगर वो स्कॉलरशिप जो थी वो पब्लिकली अनाउंस की जाती तो बात ऐसी नहीं थी। लेकिन जब वो जिंदा था, अनुराग के जिंदा रहते समय उन लोगों ने उस स्कॉलरशिप को प्राइवेटली रिलीज किया था। इवन उसको पब्लिक नहीं किया। पब्लिक उन्होंने तब किया था जब अनुराग की डेथ हुई थी और लोगों को लगा कि उसके रिस्पेक्ट में उन्होंने ये चीज करी है। तेरी बात सही है, लेकिन कौन? कैन वी पिन पॉइंट अ वन पर्सन? किसको हम बोलें? चेयरमैन को बोलें, डायरेक्टर को बोलें, प्रोफेसर जुनैद को बोलें, या फिर कोई और है जो यहां पर इन सब चीजों के पीछे में उलझा हुआ है? तो फिर व्हाट इज आवर स्टेप? हम ये एविडेंस का भी करेंगे क्या? हम क्या बस यहां पे बैठे रहें? अगर हम यहां पे बैठे रहें, पता नहीं अब अगली बार हमें कब ऐसा कोई मौका मिलेगा कि वहां से कोई इंसान कोई गलती कर बैठे और हम लोग कहीं कुछ पकड़े या फिर कोई एविडेंस हमारे अगेंस्ट हो। वक्त नहीं लगेगा। क्यों? तुझे याद है वो अपन एक सर्कस गए थे, वो एनिमल क्रुएल्टी वाला जो केस हुआ था? हाँ, तो चावल का दाना याद है? हाँ, दैट मैजिक ट्रिक। तो मुझे पता चल गया वो जादू होता कैसे। ओके बाला, मैं समझ नहीं रहा क्या कहना क्या चाहता है? हाउ इज दिस रिलेटेड टू प्रणव? लेट मी एक्सप्लेन। चावल का दाना, हाउ इज दिस रिलेटेड टू द केस? खैर इस केस से तो नहीं, लेकिन एक पुराना केस था, एक ऐसा केस जिसमें मेन जो था विकास ही था जो इन्वॉल्व था। उसका केस बड़ा ही सिंपल था। एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन थी जो कि एक सर्कस में हुई थी, और वो सर्कस पे इससे पहले एनिमल क्रूएल्टी का भी एक केस हुआ था। एनी हाउ ये सब क्या नाटक था वो सबको सॉल्व करने के लिए, और वो जो सर्कस था वो अपेरेंटली एक बड़े बिजनेसमैन थे, वो चलाते थे, तो वो सर्कस बंद भी नहीं हुआ था। एक दूसरे शहर में वो सर्कस उस समय वो चलाया जा रहा था, और इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, वहाँ जाके लोगों से बातें करने के लिए बालाचंद्रन की विकास ने एक मदद ली थी। खैर वहाँ पे जब वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए गए तो वहाँ पर ऐसे अलग अलग टेंट्स में अलग अलग एक्ट्स करतब वो सब अपनी जगह ठीक थे, लेकिन वहाँ पर एक नाम मिला जो वहाँ के काफ़ी बड़े जादूगर थे। गए तो वहाँ पर उनका शो चल रहा था। आराम से जाकर वो दोनों के दोनों पीछे बैठ जाते हैं। शो के भी अपने बड़े इंटरेस्टिंग करतब थे कि एक लड़की है जिसकी गर्दन जो है वो काट दी जाती है लेफ्ट में जाके, लेकिन उसकी मुंडी बात कर रही है, शरीर जो है वो राइट साइड में है। अरे भाई ये कैसे हो रहा है? मज़ा आ रहा था देख के। एक में जो थी उसकी जो असिस्टेंट थी उसको हवा में उड़वा दिया जाता है, कोई स्ट्रिंग्स अटैच नहीं, कुछ भी नहीं, लोग बड़ा चीयर करते हैं, बालाचंद्रन जी भी ताली बजाते हैं। सब बढ़िया चल रहा था। वो सिर्फ बैठकर वहाँ पे उस जादूगर को ऑब्जर्व कर रहे थे, क्योंकि कई बारी जवाब जो होते हैं वो लोगों के बिहेवियर में होते हैं, याद रखना। तो बालाचंद्रन जो है वहाँ पर उस एक्ट को सब कुछ देख रहे हैं, और वो मन में इमेजिन कर रहे हैं कि ठीक है ये वाला एक्ट जो इस तरीके से परफॉर्म किया होगा, यहाँ पे मिरर रखा होगा, यहाँ पे इस चीज़ को, वो उनका मन ही इज़ अ मैन ऑफ रीजन, ही डज, ऑब्वियसली जादू थोड़ी हो रहा है वहाँ पे, इट्स अ साइंस ट्रिक एट द एंड ऑफ द डे। लेकिन उन्हीं सभी जादुओं के बीच में एक जादू वो जादूगर करता है,
और जहाँ पर ऑडियंस में से वो कह देता है कि कोई भी 5 जो है वो स्टेज में चढ़कर आ सकते हैं। और जैसे ही वो ये कहते हैं तो बालचंद्रन जो है हाथ उठा लेते हैं कि ठीक है भाई मैं भी जाऊँगा, क्योंकि क्या पता ये सब प्री प्लान्ड हो, है ना, मतलब कुछ कह तो नहीं सकते। तो वो सब के सब जो हैं ऐसे स्टेज में बुलवाए जाते हैं। 5 लोग स्टेज में चढ़ते हैं, उनमें से एक होते हैं बालचंद्रन, और सभी को ये बताया जाता है कि अगला जादू का जो ट्रिक है वो बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही आसान सा है। आप में से कोई एक दूसरे को जानता है कि सब लोग मना कर देते कि नहीं यार हम तो एक दूसरे को नहीं जानते। और बालचंद्रन जो होता है वो नोटिस करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है सब कुछ प्री प्लान सा चल रहा है, लेकिन ऐसा देख के लगता नहीं है, पर क्या पता। खैर जादूगर जो है वो एक चावल का दाना लेता है और वो कहता है कि आप 5 में से कोई भी इस दाने को अपनी मुट्ठी के अंदर बंद करके रख देना, और मैं उल्टा घूमा रहूंगा। जब मैं वापस मुड़ूंगा तो मैं बता सकता हूं कि आप में से किसके हाथ में वो चावल का दाना है। बालचंद्रन कहते हैं ये बड़ा गजब रखा है, ठीक है। एक बार होता है, इनके जो बगल में खड़े होते हैं उसके हाथ में वो दाना होता है। जादूगर आता है, सबके हाथ हथेली देखता है, जादू के तंत्र मंत्र पढ़ता है, सभी के जो हथेली थी उसके आसपास अपने हाथ को यूं घुमाता है, कुछ कुछ तो बड़बड़ाता है, और फिर ये और फिर पकड़ लेता है कि इसके पास ये कैसे हो रहा है। यहाँ पे बालचंद्र को कुछ समझ में नहीं आता। बाहर सर्कस के एक्ट चल रहे होते हैं, अपनी मजाक मस्ती सब कुछ। बालचंद्रन कहते हैं ठीक है एक बार और ये हो सकता है क्या। जादूगर हंसता है, कहता है नहीं, जादू हमेशा एक बार दिखाया जाता है, दूसरी बार में उसका। बालचंद्रन कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, कह रहे नहीं आप तो इतने महान जादूगर हैं, वो थोड़ी ना मक्खनबाजी। जादूगर ठीक है कह देता है। इस बार जो चावल का दाना था, वो चावल के दाने को रखने के लिए बालचंद्रन क्राउड से कुछ और लोगों को खुद से सिलेक्ट करके बुलाता है, और उनमें वो विकास को भी बुलाता है। विकास अपने पुलिस यूनिफॉर्म में नहीं था, तो यहां पे किसी को कोई इस बात से दिक्कत नहीं थी। बालचंद्रन, विकास और उसके अलावा 3 और लोग वहां पे खड़े होते हैं। जादूगर की ओर देखकर बालचंद्रन कहता है अगर 3 और बुला लूं तो कोई दिक्कत। जादूगर कहता है 5 और बुला ले। बालचंद्रन 5 और लोगों को ऑडियंस में से बुलाता है, सब वहां खड़े होते हैं। चावल का जो दाना था बालचंद्रन अपनी मर्जी से एक के हाथ में रखता है, और बाकी सारे जितने भी कंटेस्टेंट्स होते हैं कहता है कि सबकी आंखें बांधी जाएंगी, कहीं आपका ही कोई इंसान हो इशारों इशारों में बता दे तो। जादूगर कहता है जैसा तुम्हारी मर्जी। कपड़े तो वहां अवेलेबल होते हैं भाई, जादू के ट्रिक्स चल रहे हैं। सबकी आंखों पे पट्टी बांध दी जाती है और बालचंद्र इकलौता वहां पे खड़ा रहता है। जादूगर उल्टा मड़ा हुआ रहता है। चावल का दाना एक के हाथ में बालचंद्रन खुद रखता है। जादूगर मुड़ता है, तंत्र मंत्र पढ़ता है, सबके पास जाता है और फिर बता देता है कि दाना कहां रखा था। ये देखकर वहां पे विकास जो था वो पूरी तरह से पैनिक्ड होता है कि भाई ये हो कैसे रहा है। ये मतलब पैनिक्ड खैर गलत शब्द है, शायद वो एग्जाइटेड होता है, शायद वो अचंभित होता है कि यार ये कैसे हो रखा है यहाँ पे, कैसे पता चला इसको। और यहाँ पे जब बालचंद्रन लीड कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि बात फिक्स्ड होगी। विकास जो था वो भैया बहुत ही क्यूरियस हो गया, बड़ा ही एकदम शौक में आ गया। बालचंद्रन नहीं। बालचंद्रन उस ट्रिक को पकड़ लेते हैं और उस ट्रिक के बारे में किसी को कुछ नहीं बताते। जादूगर के कान में जाकर कुछ कहते हैं। उनकी बात सुनकर जादूगर की आंख जो होती हैं वो चौड़ी हो जाती हैं और वो धीमे से हंस देता है। बालचंद्र हंसते और वहां से चले जाते हैं। विकास बहुत पूछता है कि वो कैसे किया वे, ये नहीं बताता। बोलता नहीं यार उसका ट्रेड सीक्रेट है, ऐसे थोड़ी। अरे क्या ट्रेड सीक्रेट क्या होता है वो तू बताना, दोस्त नहीं है क्या उन्होंने। ये नहीं मानते। लेकिन उस दिन हॉस्पिटल में शायद वो मौका आ चुका था जहां पे बालचंद्रन रिवील करते हैं कि वो जादू का ट्रिक कैसे किया गया था। हर जादू के ट्रिक के लिए कोई इक्विपमेंट था, कोई सामान था, कोई बहुत ही बेहतरीन कोई एक मशीन बनाई गई थी। इस ट्रिक में ऐसा कुछ भी नहीं था। इस ट्रिक में सिर्फ और सिर्फ एक साइकोलॉजी का खेल था, एक सिंपल सी साइकोलॉजी। जब चावल का दाना किसी के हाथ में रखा जाता, हमारा बहुत पुराना एक खेल नहीं है जहां पे हम हाथ में ऐसे टॉफी छुपा देते थे और बच्चे से बोलते थे कि कौन से हाथ में, चलो बताओ, सही बताओगे तो मिल जाएगी। बच्चा जो होता था ऐसे देखता था और फिर फाइनली हाथ सेलेक्ट करता था। इट वाज अ गेम ऑफ 50-50 राइट। बट हम उसे 50-50 बनाने के लिए क्या करते, जिस हाथ में हमने टॉफी रखी होती थी हम उस हाथ को दबाते थे, क्योंकि जिस हाथ में टॉफी होगी वो हाथ थोड़ा ज्यादा फूला हुआ दिखता तो सामने वाले को पता चल जाएगा कि इसमें कुछ है, तो वो उसे दबा देते।
हर वो इंसान जिसके हाथ में चावल का दाना नहीं था, वो अपनी मुट्ठी ऐसे ही रखता था कि उसको पता अंदर कुछ है ही नहीं तो क्या होगा। पर जिसके पास वो छोटा सा चावल का दाना था, जो ऐसे भी पकड़ लेता अपनी मुट्ठी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो अपनी मुट्ठी दबा लेता था। हमें यहां पर ये नहीं देखना है कि इनमें से कौन है जो इन सब में इन्वॉल्व है। हमको सच बोलो तो किसी को ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, ये खुद ब खुद बताएंगे। चावल के दाने का सबसे बड़ा जादू ये नहीं था कि जादूगर पकड़ता था, मुद्दा ये था कि ऑडियंस खुद ही बता देती थी कि इसके पास में चावल का दाना है। इस केस में कैसे पकड़ेंगे? कुछ दिनों के बाद मैं इन्हें पैनिक करूंगा। अभी इनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी कि हम लोगों को पता है कि उस सॉफ्टवेयर के थ्रू कुछ निकाला गया है या फिर उसके मोबाइल के अंदर से कुछ निकला है, लेकिन कुछ दिनों बाद पता चलेगा। जब पता चलेगा तो ये कॉल नंबर्स कहीं ना कहीं जाएंगे, या तो नर्स कॉल लगाएगी या तो फिर डॉक्टर्स कॉल लगाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी के पास ये इन्फॉर्मेशन जाएगी। जो भी उस समय वहाँ से भागने की कोशिश करता है या किसी भी तरीके से कुछ भी अनयूजुअल एक्ट करता है, यानी कि वो इंसान इस समय डायरेक्टर की सारी इंफॉर्मेशन ले रहा है। पकड़ में तो आएगा, बस हमें थोड़ा सा इंतजार करना है। विकास इस रिस्क को लेने के ज्यादा फेवर में नहीं होता, लेकिन बालाचंद्रन एक ऐसा इंसान था जो ह्यूमन साइकोलॉजी के खेल को बहुत अच्छे से समझ के बैठा था। सालों का एक्सपीरियंस था, 3 फेल्ड केसेस थे, लेकिन आखिरकार वो फेल्ड केसेस के बाद जैसे उनका कॉन्फिडेंस वापस लौट रहा था। विकास ठीक है, कर देते हैं। खैर कुछ वक्त के बाद सीढ़ियों से नीचे उतरा जाता है, जब प्रणव भी इवेंचुअली फॉलो कर जाता है और वापस सब लोग नीचे आ जाते हैं। प्रणव किसी से कुछ शेयर नहीं करता। उसके मन में कई सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन उनमें से एक मेमोरी जो उसे बार बार ट्रिगर कर रही थी, वो कहीं बैठा हुआ है, उसके दोस्त सब हंस रहे हैं, वो भी कुछ हंस रहा है। एक क्लासरूम है और बहुत धुंधला सा सब कुछ। आज तक उसे जितनी भी मेमोरीज आई, हर सब कुछ क्लियर था, लेकिन ये खैर शाम का वक्त, खाना पीना खाया हुआ जाता है। ऐसे कुछ ज़्यादा प्रणव खाता नहीं, बैठा रहता है, सोचता रहता है। बालचंद्रन यूं ही पूछ लेते हैं कि कहीं और चलना है, कुछ याद वाद ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे मन में यहाँ हमें चलना है तो बता देना, ऐसा कोई दिक्कत मत समझना। तुम जितनी बार बोलोगे अपन उतनी बार उस जगह में जाए, तो उसे कंफर्टेबल करवाते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसे हल्का सा भी बोलते नहीं है कि हमने कुछ देखा, हमने कुछ ऑब्जर्व किया, कुछ भी नहीं, एकदम चुप 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 चुप। बैठे बैठे खाना खा रहे होते हैं कि अचानक से प्रणव रुक जाता है। प्रणव के हाथ में चावल लगा हुआ होता है, वो अपने हाथ को प्लेट में जल्दी से ठोकता है, वो उठता है, हाथ धोता है और ऊपर छत की तरफ भागता है। यहां पे जैसे ही ये करता है, पीछे से बालचंद्रन और विकास वो दोनों के दोनों उसके पीछे निकलते हैं। वो जैसे प्रणव जैसे वो होता है ना, आपके सामने से मौत आन पड़ी हो, वो भाग रहा है वहां से, उसको कुछ नहीं देख रहा, वो 2-2 सीढ़ियां एक एक बार में लांद रहा है। जो बिल्डिंग उसके लिए नई थी, जहां की थोड़ी थोड़ी याददाश्त उसे आ रही थी, वो उसे ऐसे लांद रहा था जैसे रोज यहां आना जाना उसका लगा रहता है। ऊपर छत जैसी पहुंचा, ये दरवाजा बंद है, अरे इसको खुलवाओ यार। फिर से नीचे जाते हैं, वार्डन से वो चाबी मंगवाई जाती है, उसको खुलवाया जाता है, वो वापस वहां बाहर जाता है। बाहर जाने में लेकिन इतने में जैसे प्रणव जो था, प्रणव वॉज नॉट अ हेल्दी पर्सन या ऐसा कुछ भी नहीं था, ना उसको पसीने की ऐसी कोई खास दिक्कत थी, लेकिन वो पूरी तरह से पसीने से भीगा होता है, जैसे कोई एंजाइटी उसको ट्रिगर कर रही हो, जैसे कोई बात उसे काट रही हो। वहाँ छत में जाता है, वहाँ से बाहर देखता है, बाहर की ओर देख के पीछे मुड़ता है, पापा वो पापा यहाँ पे किसी ने खुदाई करी थी। मैं यहाँ पे मैं एक फावड़ा है और वो कुछ बोल रहा है। वो बालचंद्र उसको रिलैक्स करते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। वहाँ बैठने की जगह होती है ना, वो जो जहाँ पे पहले बालचंद्र बैठे हुए थे, जैसे सरिया अलग से निकला हुआ था, उसको सीमेंट से अपन कवर करके रखते हैं, वहाँ पे उसे बैठाते हैं कि नहीं तू नॉर्मल हो जा, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पे विकास जो उसको पानी लाने वो साथ में पानी लेके आता है। ये पूछते हैं क्या हो गया उसको कुछ तो था जो उसको हल्का सा ट्रिगर हुआ। वहाँ बैठ के खाना खाते समय, या तो वो मेस का खाना खाते समय, या तो वो रूम, या तो
पापा यहाँ पे ना, यहाँ पे ये कुछ समझ नहीं पाता कुछ। प्रणव यहाँ पे सामने सामने देखते देखते उसने तो पापा फावड़ा, एक यहाँ पे इधर कहीं पे फावड़ा मिलेगा क्या? फावड़ा भी यहाँ पे कहाँ से? लेकिन सामने वो तबीला जैसा कुछ एरिया रहता है, नीचे वार्डन से पूछ सकते हैं, वो लोग इमीडिएटली नीचे उतर के वो जाते हैं। बालचंद्र भी कुछ नहीं बोलते, उसको रिलैक्स, यहाँ ठीक है, जो उसके मन में आ रहा आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। और फावड़ा रेती जो मंगाना उसको मंगवाया, ईंट पत्थर मंगवाया, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी मेमोरी वापस आनी चाहिए। वो नीचे जाते हैं, वो इमीडिएटली वार्डन से पूछते हैं कुछ फावड़ा और रेंजर पैक, वो पीछे बता देते हैं जहाँ तबीला सा जगह होता है कि वहाँ पे जाके पूछ लीजिए, अरे फावड़ा कौन रख के बैठेगा हॉस्टल में। वहाँ पीछे जाते तो एक फावड़ा, एक कुल्हाड़ी वहाँ पे होती है, नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं। और प्रणव वहाँ पे जो है वो जगह खोदना शुरू कर देता है। बालचंद्र यहाँ पे जाते हैं, वो एक कुल्हाड़ी लेते हैं, कहते हैं कि बेटा हम लोग यहाँ पर खोदें या उधर पे खोदें? ये नहीं, क्यों खोद रहे हो, क्या पागल हो गए हो क्या, मतलब कर क्या रहे हो यहाँ पे, शाम हो गई है, लोग कुछ नहीं, हम कहाँ पे खोदें? ये सिंपल सा सवाल रहता है। विकास भी पूरा कोऑपरेट करता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वहाँ पे जो वो प्रणव कुछ कह नहीं रहा, उसे ऑकवर्ड लग रहा है, यहाँ पे वो फावड़ा लेके वो शुरू हो जाते हैं, वहाँ बगल में कुल्हाड़ी लेकर के बालचंद्रन जो है वो शुरू हो गए। विकास जो है खड़ा हुआ है, वो देख रहा है क्या दिक्कत होगी, वो जाकर के प्रणव को नॉर्मल करनी। प्रणव कुछ नहीं कह रहा, वो बस खोदे जा रहा है, उस ज़मीन पे खोदे जा रहा है, उस खाली सी ज़मीन पे जहाँ पर कुछ जंगली पेड़ पौधे उगे हुए थे, जंगली घास फूस उगी हुई थी, वो कुछ बंजारी सी एक ज़मीन थी, वहाँ पे क्या खोद कर रखा था उसने, कुछ समझ नहीं आता। लेकिन अगले 40 मिनट तक बिना रुके प्रणव, जो कि कोई इतना ज्यादा बाहर की एक्टिविटीज करता हुआ उतना फिट हालत में नहीं था, पर वो 40 मिनट बिना रुके खुदाई करता है। वहां पे किसी जगह को खोदे, फिर आगे जाके खोदे, पर भला कुछ नहीं कहते। जैसा हो रहा है वैसा होने दे, शांत। 3 और बार यूं जम के जो प्रणव है वो कुल्हाड़ी मारता है और फिर छोड़ देता है। घुटने के बल वो जमीन पे गिर जाता है। वहां पे जो लोग रह रहे होते हैं, वहां पे छोटा सा एक कच्चा सा घर बना हुआ होता है, वो लोग भी बाहर आके देखते हैं हो क्या रहा है अचानक से, कि खुदाई की किस बात की चल रही है यहाँ पे। प्रणव घुटने पे बैठकर रोने लगता है। बालचंद्रन उसके पास आते हैं, उसे कंसोल करते हैं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत है, कुछ याद आया, कुछ कहना है, कुछ नॉर्मल। उसका सर जो है बस सहलाते रहते हैं। विकास पास में आता है, वो फावड़े की डंडी पकड़कर, वो भी उसके सामने जो है एक पाँव घुटने पे और दूसरा पाँव यूं रख के उसके सामने बैठता है। विकास के सर में तीनों के तीनों वहां पे कंफ्यूज्ड होते हैं। प्रणव सिसक के रो रहा होता है। पापा मैं यहाँ पे इधर पे मैं कॉलेज में क्लासरूम में बैठा हूँ और वहाँ पे ना हम सब बैठे हैं, हंसी मजाक चल रही है और थोड़ी सी दूरी पे एक हमारे क्लास में ना एक वुडन नीचे रखा रहता था, उसके ऊपर ना टीचरें खड़े होकर के ना लेक्चर दिया करती थी। वो पता नहीं वहाँ वुडन पे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई साड़ी पहना है। मैं वहाँ एक कागज़ है जो उड़ता हुआ ऐसा फेंक रहा है और फिर कोई टीचर हैं जो चिल्ला रही हैं। पापा ये यहाँ पे कुछ खोद कहकर प्रणव अपना सर पीछे से पकड़ लेता है, चिल्लाता है। बालचंद्र उसे नॉर्मल करते हैं, वो दवाई लेकर आए थे। इमीडिएटली उसको जो वो इंजेक्शन है, वो विकास जो है रूम से लेकर के आता है और उसे वो इंजेक्शन दी जाती है। इससे पहले प्रणव ड्राउजी हो, प्रणव को रूम में ले जाया जाता है और उसे वहाँ पे लिटाया जाता है, रिलैक्स किया जाता है। लेकिन जहाँ पे ये होता है, वो रूम में जब वापस जाते हैं तो पता चलता है कि फ़ोन कॉल्स आए थे। बालचंद्रन कॉल बैक करते हैं, उनके एक दोस्त का फ़ोन था, एक दोस्त जिससे कहा गया था कि कॉलेज के जो पीसी है उसको हमें अगर मतलब एक्सेस करना हो या फिर अगर हमें उसे रिट्रीव करना हो इस केस के लेकर, तो हमको कोर्ट से ऑर्डर चाहिए था। ऑर्डर मिल चुका था।
एक तरफ प्रणव टूट चुका था, किस बात पे समझ ना आए, लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ इनका इमीडिएटली उस कॉलेज में जाकर, ये लोग अभी शिफ्ट में थे, इन्हें रतौल जाकर वो कॉलेज का डायरेक्टर के रूम में रखा वो कंप्यूटर रिट्रीव करना बहुत जरूरी था। प्रणव सो चुका था। अगले दिन की सुबह की इमीडिएटली एक फ्लाइट बुक करी जाती है और वहां से रतौल की ओर निकला जाता है, लेकिन सीधा कॉलेज नहीं पहुंचते। सबसे पहले खेल शुरू करना था ना, चावल के दाने का जादू। इमीडिएटली वहां पे हॉस्पिटल पहुंचा जाता है और हॉस्पिटल पहुंचकर ऐसी कुछ कॉन्वर्जेशंस के बीच में ये लोग अंदर जाते हैं। डायरेक्टर को होश नहीं आया था, ना ही अंदर किसी भी तरह का कोई सीसीटीवी कैमरा लगा था। इट वॉज अ प्राइवेट स्पेस। इमीडिएटली वहां पे अंदर जाके कुछ 5-10 मिनट बिताने के बाद वो बाहर आते हैं और नर्स से कहती कि उनको होश आया था और उन्होंने कुछ बात करी। नर्स जो है वो इमीडिएटली अंदर जाती, कहती कि अरे यार ये तो कुछ ऐसा, इनके वाइटल्स के कुछ डिफरेंस आया नहीं है, क्या हो गया। उठ के उन्होंने क्या बोला, तो बालाचंद्रन कहते थे पता नहीं, कह रहा था कि कॉलेज में इसका जो कुछ कंप्यूटर है उसमें कुछ है करके, पता नहीं क्या सॉफ्टवेयर कुछ तो भी बोल रहा था ये, और कह करके वो वहां से निकलते हैं बाहर। विकास को सीधे इंस्ट्रक्शंस होते हैं। पहला, वो नर्स का फोन, नर्स जिन दोस्तों से आज बात करती थी उनके फोन्स, और वो दोनों डॉक्टर्स, सबके फोन्स को ट्रेस करो। देखो कि चावल का दाना किसकी मुट्ठी में रखा है, ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन जो अपनी मुट्ठी को दबा दे, खेल वहीं पे है। यहां पर ये जैसे ही बाहर जाते हैं, विकास जो है इमीडिएटली अलर्ट कर देता है कि फोन्स किस किस को जाएंगे बता देना, और सबकी लोकेशंस निकलवा लेता है, जितने भी सस्पेक्ट यहां पर मौजूद हो सकते हैं। और वहीं पे ये लोग यहां से एक छोटी सी पुलिस एस्कॉर्ट लेकर के इनके कॉलेज पहुंचते हैं। कॉलेज पहुंचते ही साथ वहां पे घुस के कोई कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि इस बारी बिन बुलाए मेहमान नहीं थे बालाचंद्रन। इस बार तो ये वहां पहुंचकर कंप्यूटर को रिट्रीव करने की कोशिश की जाती है। वहां पे मना किया जाता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऑर्डर्स हैं, दिखा देते हैं। पीसी को जब एक्सेस करने की कोशिश की जाती है तो पता चलता है कि इट वाज पासवर्ड प्रोटेक्टेड, पासवर्ड वो डायरेक्टर को पता होगा। तो पूरा का पूरा सिस्टम जो था तार समेत ये वहां से उठा करके कन्फिस्टिगेट कर लेते हैं। जहां पर बालाचंद्रन ये काम कर रहे थे, विकास सिर्फ और सिर्फ उस अलर्ट का इंतजार कर रहा था, क्योंकि जादू खेला गया था ना, अब जादू रंग लाएगी कि नहीं लाएगी। लेकिन चावल के दाने का जादू चला और कोई फंसा। गाड़ी जो है वो प्रणव को लेकर एक पार्क की तरफ घुमाई जाती है, जिस पार्क पे उस इंसान का लोकेशन ट्रैक किया जा रहा था, प्रोफेसर जुनैद। वहां पर पहुंचते हैं और वो वहां पार्क में खड़े होकर किसी के साथ बात कर रहे होते हैं। फोटोज तो उन्होंने निकलवाई ली थी वैसे भी। बालाचंद्रन, विकास, प्रणव तो पीछे की तरफ ही रहता है। आगे जाते हैं, जुनैद को पीछे से जनाब कहकर बुलाते हैं, मिलता है, इंट्रोडक्शन होता है। ये लोग बताते हैं कि ये कौन है। जैसे ही जुनैद ये सुनता है तो जैसे उसके चेहरा सफेद, आंखें चौड़ी, नीचे शर्म के मारे कुछ नहीं कह पाता। बालाचंद्रन और विकास उसे पास में रखे एक बेंच की ओर ले जाते हैं। विकास पुलिस ऑफिसर था, ये बात बताई जा चुकी थी। वहां से भागना, कुछ करने की कोशिश भी करना वाज रॉन्ग फॉर हिम। बोला जाता है सबके सामने हथकड़ियों में डालें या फिर वो कुछ नहीं कहता। क्यों मारा उसे? क्यों मारा उसे? हम एक बारी घर जाके बात कर सकते। घर नहीं जाना जनाब, यहीं बैठकर बातचीत होगी। तीसरी बार पूछ रहा हूं, आखिरी बार पूछ रहा हूं, क्यों मारा अनुराग को?
जी जी, वो आप आपने तो देख ही लिया होगा कि वीडियो जो था वो अ, आपने हम्म, बालाचंद्रन और विकास कुछ ज़्यादा नहीं कहते, बस उसे ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। जुनैद जो है खड़ा हो जाता है। अब मैं घर में जाके अब परिवार से एक बार मैं अलविदा कहना चाह रहा था। अगर आप गजब हो यार तुम, क्या है तुम्हारे खिलाफ उनके पास? जी, तुम्हारे खिलाफ ऐसा क्या है उनके पास जनाब कि किसी के झूठे मर्डर के लिए तुम इल्ज़ाम? वाह भाई। नहीं नहीं, मैं ही था वो। मैंने मैंने उससे गुस्से में कुछ कह दिया था और फिर उसने रिकॉर्डिंग ले ली थी और उससे मेरा करियर जो था वो ख़त्म हो जाता। करियर तो अब भी ख़त्म हो रहा है जनाब आपका। वैसे भी करियर क्या ही है आपका, है ना? रिटायरमेंट लेके बैठे हुए हैं, परिवार के साथ रहते हैं, लेकिन एक मर्डर के कन्फेशन को करने के लिए तैयार हैं जबकि मर्डर किया भी नहीं है। जी, आपने मर्डर किया था? प्रोफेसर जुनैद, माफ़ कीजिएगा, आपकी सच्चाई क्या है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अब मुझे ये ज़रूर जानना है कि ऐसा क्या किसी के खिलाफ किसी के पास हो सकता है कि कोई एक कॉलेज जाने वाले लड़के के मर्डर को कन्फेस करने के लिए तैयार है। जुनैद, किसने मारा उसे? सर मैं नहीं। जुनैद, किसने मारा उसको? तुम्हारे इन फालतुओं के जो भी तुम लोगों ने यहाँ सर्कस लगा के रखा है, इसके चक्कर में मेरी औलाद पिछले 9 सालों से भुगत रही है। किसने मारा उसको? आपका शक किस पे? बालाचंद्रन, जिसने मुट्ठी को तेजी से बंद किया ना, वो प्रोफेसर जुनैद नहीं था, वो डायरेक्टर थे। वही डायरेक्टर जो वहां से भाग चुके थे, वही डायरेक्टर जिनका जो ट्रैकर था वो सबसे पहले एक्टिवेट होता था जब भी हॉस्पिटल में यहां पे कुछ भी होता डायरेक्टर के साथ। वो पुराना डायरेक्टर बड़ा तेज खिलाड़ी था, लेकिन गजब की बात ये थी कि एक तरफ वो पुराना जो डायरेक्टर था वो इतना अलर्ट होता, हर बारी यहाँ पे जो नए डायरेक्टर साहब हैं वो एक अंगड़ाई भी लेते, लेकिन वहीं पे जुनैद के ट्रेसिंग में कोई फ़र्क नहीं था। इवन जब वो लोग उससे पार्क में बाहर मिलने के लिए आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उससे तो क्लू तक नहीं है। वो वहाँ पार्क में नॉर्मल सा खड़ा होता है जैसे उसका नॉर्मल ज़िंदगी चल रहा हो। उसे इतना तक नहीं पता था कि एक डायरेक्टर जो है कॉलेज के, उनके अगेंस्ट किसी ने ऐसा किया है और वो हॉस्पिटल में जाके पड़े हुए हैं। ही वॉज कंप्लीटली न्यू टू दिस इन्फॉर्मेशन। उसकी आंखों में दिखाई दे रहा था, बट येट ही वॉज रेडी टू एक्सेप्ट अ मर्डर। क्यों? ऐसा क्या हो सकता है किसी के खिलाफ कि कोई इंसान जिसका परिवार हो इंतजार कर रहा हो? जुनैद झूठ बोल रहा था। पुराना डायरेक्टर जो था वो भाग गया था अपनी जगह से, लेकिन यहां पे हमारे विकास भाई जो हैं उनके लोग ऑलरेडी उनके पीछे थे। दे वर ट्रैकिंग हिम। ये देखना चाहते थे कि भाग के जाता कहाँ है, कि मुट्ठी इसी ने अकेले दवाई या बात कुछ और थी। जहां वो ट्रैक किया जा रहा है, यहां पे जुनैद से सवाल पूछा जा रहा है। जुनैद कुछ नहीं कहता, बस इतना बोल देता है कि डायरेक्टर साहब का है। ये बताते हैं कि डायरेक्टर तो अस्पताल में। वो नहीं, वो पहले वाले जो हैं वो तो चले गए जनाब। आप यहाँ पे पार्क में जो हैं लोगों से बातचीत कर रहे हैं, पर वो तो खिसक लिए।
जुनैद के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा होता है। सब मैंने कुछ नहीं किया, तो हम भी जानते हैं कि आपने कुछ नहीं किया, लेकिन अब माइक ऑन दिखा, वहाँ से वो माइक दिखा देता है। विकास के पास ये सारी बातें रिकॉर्डिंग में थी। आपने जो बातें कही हैं उसमें हिसाब से तो मर्डर जो है वो आप ही ने करा है, आपने एक्सेप्ट भी किया, और इवन जब हम आपसे कह रहे हैं आप तो शॉक्ड महसूस भी नहीं कर रहे, आप तो ऐसा लग रहा है जैसे प्रिपेयर्ड ही थे। मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, मैंने नहीं मारा है। वो डायरेक्टर से आप एक बार बात कर ली, डायरेक्टर ने मारा है, मुझे फंसाया जा रहा है। मैं मानता हूँ मैंने उस दिन थोड़ा नाराज़गी में गुस्से में आकर कुछ कह दिया था, तो वो डायरेक्टर ने किया साहब, वही उन्होंने किया। मेरे को तो चेयरमैन ने कुछ किया, चेयरमैन साहब से तो हमने छुपा कर रखा था, उनको पता चल जाता कि मैंने ऐसा कुछ बोला है तो वो बहुत नाराज़ हो जाते, मेरी नौकरी चली जाती। लेकिन नौकरी तो तुम्हारी वैसे भी चली गई। कैसे गई? क्योंकि तुम्हारी नौकरी जाने के बाद तो तुम्हारे अकाउंट में कुछ रुहा गिरे हैं। वो रुहा किस बात के गिरे थे? चुप करवाया गया था तुम्हें? चुप करवाया गया तो किस बात पे चुप करवाया गया था? सब मैंने नहीं किया भाई, तुमने किया हो नहीं किया हो, जब तक तुम एविडेंस नहीं दे देते कि किसी और ने किया है, तब तक तो बलि का बकरा तू ही है। बता। यहां पे विकास जो है वो अपना एक स्टर्न पोजीशन लेता है, पीछे उसके हाथ रखता है और गाड़ी में बैठने के लिए कहता है। जुनैद, बालचंद्रन और विकास तीनों के तीनों गाड़ी के अंदर जाकर बैठते हैं। बात करने की कोशिश होती है, जुनैद कुछ नहीं कहता, बस इतना कहता है कि उसे फंसाया जा रहा है। उसने नहीं किया। तो किसने किया? कोई एविडेंस है क्या? कुछ भी नहीं, पर उसने नहीं किया। ठीक है फिर, क्योंकि यहां पर ये माने ना माने, लेकिन प्रणव के डिफेंस में एक बहुत स्ट्रॉन्ग केस बन चुका था। पन्ने तो अब भी पलटने थे, लेकिन बालाचंद्रन को जैसे एक राहत की सांस मिली थी। क्या जुनैद उन लोगों में था जो उस दिन वो 5 थे जिन्होंने, पता चलेगा। जुनैद के सामने 2 ऑफर्स रखे जाते हैं। पहला ये, या तो उसको ऑफिशियली पुलिस कस्टडी में लिया जाएगा, यानी कि ऑन रिकॉर्ड ये बता दिया जाएगा कि ये आदमी जो है इसके अगेंस्ट ऐसा ऐसा एविडेंस मिला है और ये इस केस के अंदर शामिल है। दूसरा रास्ता उसके पास ये है, या तो वो उन्हें सच सच बता दे और उन्हें मदद करने की कोशिश करे। जुनैद को पता तो था कुछ, पर वो बता नहीं रहा था। ये बात साफ थी बालाचंद्रन को भी, विकास को भी। पर कोई इंसान जहां मर्डर के इंजाम में फंस सकता है, जिंदगी भर जेल काटनी पड़ेगी, ये बचा कैसे रहा था? ये ऐसी कौन सी बात छुपा रहा था? इसे समझना है। लेकिन ये बात अगर गलती से भी इसको ऑफिशियल पुलिस कस्टडी के अंदर डाल दिया तो फिर तो प्रॉपर ट्रायल शुरू होगा, और फिर एक इंसान की जो साइकोलॉजी इफेक्ट होती है वहां पे उसको वहां से रिटर्न निकालने में बहुत दिक्कत हो सकती है। लेकिन यहां पे अभी भी परिवार के सामने तो इनोसेंट था बंदा, समाज के सामने इनोसेंट था बंदा। कोशिश करते हैं, एक अनऑफिशियल सेफ हाउस में एक कस्टडी के रूप में इसे रखा जाता है, सवाल जवाब होता है, कुछ भी नहीं कहता ये, बस कह देता है कि मैंने नहीं किया है। वो डायरेक्टर को बोल तो रहा था ये, वो डायरेक्टर साहब जो गाड़ी लिए फरार थे, उनको देख रहे थे कि जनाब कहाँ जाकर रुकते हैं, क्योंकि उनको पकड़ लिया तो ठीक है, अगर वो आदमी भी ना बताए तो देखना था कि गाड़ियाँ कहाँ कहाँ पहुँचने वाली हैं। खैर, जब इन्हीं सारे कन्फ्यूजन्स के बीच में बैठते हैं और जुनैद से कोई जवाब नहीं मिलता, करीबन 1.5 दिन कुछ बीते होते हैं कि एक शाम प्रणव अपने पापा से आकर कहता है कि पापा वो मैं क्लासरूम नहीं था, वो एक हॉल जैसा था कॉलेज में, वो हॉल में एक हेरिटेज प्रोग्राम कुछ,
ये इतनी बिखरी बिखरी, अरे कुछ कॉन्टेक्स्ट देख, आगे पीछे कुछ बोले, कुछ भी नहीं, एकदम बिखरी बिखरी सी बातें कर रहा है। बालाचंद्रन और विकास वहां पे दोनों समझने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम श्रेष्ठ में जिस कॉलेज गए थे भाई, वहाँ कॉलेज में कोई हॉल की क्या, बोला हाँ कोई हॉल है, एक हेरिटेज प्रोग्राम कुछ हो रहा है, हेरिटेज प्रोग्राम में। और इतने में प्रणव को बहुत ज्यादा तो नहीं, पर एक मेमोरी जो पहले बहुत टूटी टूटी सी धुंधली धुंधली सी दिखाई दे रही थी, अब वो साफ थी, एक आईने की तरफ साफ थी। याद है वो क्लासरूम में उसके दोस्त बैठे हैं, एक हंसी मजाक का माहौल है, कोई साड़ी पहना, वो क्लासरूम नहीं था, वो एक हॉल था, उनके कॉलेज का एक हॉल जहाँ पर एक कल्चरल हेरिटेज प्रोग्राम रखवाया गया था। ये उस समय गवर्नमेंट की एक छोटी सी इनिशिएटिव थी, जिसके अंदर कुल मिलाकर के अलग अलग कॉलेजेस में, अलग अलग स्कूल्स में जो हिस्ट्री के प्रोफेसर्स होते थे, या हिस्ट्री के कोई डॉक्टरेट करे हुए इंसान, या कोई भी, उनको बुलवाते थे, और जो उनके शहर के बारे में, जो उनके देश के इतिहास के बारे में जानते थे, उनको बच्चों के साथ इंटरेक्ट करवाया जाता था, ताकि बच्चे जो हैं वो अपनी बीती हुई हिस्ट्री को थोड़ा बहुत याद कर सकें, थोड़ा बहुत उनको पता हो। इट वॉज लाइक अ कल्चर अवेयरनेस सॉर्ट ऑफ अ प्रोग्राम। और ऐसा ही एक प्रोग्राम रखवाया गया था जहां पर एक आर्कियोलॉजिस्ट ने आकर के एक स्पीच दी थी, एक ऐसी स्पीच जो सभी के लिए बहुत से भी ज्यादा बोरिंग स्पीच थी। उसके जितना छोटा सा सर्कल था जो प्रणव का, वो हंस रहे थे बैठकर, चुपचाप छोटे छोटे जोक्स पास कर रहे थे। कोई शरारती था जिसने पीछे की तरफ से कोई पेपर का बॉल था वो किसी को फेंक के मारा था। वो लोग अपनी मस्ती में लगे हुए थे। वहाँ पे जो टीचर भी पढ़ाने के लिए आई थी वो भी जानती थी कि किसी का भी ध्यान नहीं है। अब वो भी मन मार के आके सोच रही है कि अरे यार किसी को इंटरेस्ट नहीं है, हमको काय को ज़बरदस्ती यहाँ पे टाइम वेस्ट कराने के लिए बुला के रखा है। पूरी क्लास जो थी वो बेफिक्री सी पता नहीं कहीं कहीं कुछ सोच रही है, सिवाय एक बच्चे के, प्रणव जो अपनी आंखें फाड़े, अपने कान को उस टीचर पे गड़ाए, सिर्फ उस बात को सुनने की, समझने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि आर्कियोलॉजी के बारे में उसने पहले भी सुना था, लेकिन उसके लिए आर्कियोलॉजी एक बहुत ही ज़्यादा बोरिंग सी फील्ड थी, एक ऐसी फील्ड थी जो कि मैं, अरे यार ये कौन करेगा टाइप का। लेकिन जब वो टीचर अलग अलग बातें बता रही थी तो उसको ऐसा लग रहा था यार ये तो बड़ी, ऐसा तो यार हमने कभी नहीं सीखा। हाँ, हमको तो कभी इस टाइप का कुछ बताया नहीं गया। मैम बता रही थी किस तरीके से एक्सकवेशंस किए जाते हैं, किस तरह की चीज़ें मिलती हैं, वो चीज़ों से कैसे उनको कई चीज़ों की कहानियों के बारे में पता चलता है। फिर वो उसी शहर के बारे में एक इन्फॉर्मेशन देती है कि यहाँ पर एक एक्सकवेशन किया गया था, उसमें कुछ कुछ जब हमें मिला तो उन्होंने उससे धागे जोड़े, और फिर पता चला कि पहले के टाइम पे कुछ पीतल के बर्तन और ये वो पता नहीं कुछ तो भी मैम बता रही थी बाकी के क्लास वालों के लिए। लेकिन प्रणव के लिए वो कुछ तो भी नहीं था। इट वॉज अ वेरी विजिबल मेमोरी, एक ऐसी मेमोरी जहां पहली बार प्रणव ने आर्कियोलॉजी को समझा। पहली बार उसको ऐसा लगा जैसे जो वो देख रहा है, जो वो सुन रहा है, जो वो पढ़ रहा है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। उसे ऐसा इंटरेस्ट, उसे ऐसा पैशनेट टाइप का कभी महसूस ही नहीं हुआ, लेकिन आज पहली बार महसूस हो रहा था। जहाँ उसके सारे दोस्त मस्ती मजाक कर रहे थे, वो भी, पर वो चुपचाप बैठकर अपनी कॉपी के अंदर ना कुछ नाम खरीद रहा था। जैसे वो टीचर बता रही थी कि ये किताब जो इसके अंदर ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, ये किताब जो आप इसे पढ़िएगा, इसको इस डॉक्टर ने लिखा है, फलाना ढिमका, वो उसे लिख रहा था। स्टेज पर उस वुडन से पोडियम पर खड़ी, साड़ी पहनी एक टीचर ने, जिस लड़के के पास कोई पैशन नहीं था, कोई गोल नहीं था, उसके अंदर जैसे एक छोटा सा दिया जला दिया था। और उस दिन से उस दिन से प्रणव के अंदर आर्कियोलॉजी का भूत सवार हुआ, लेकिन उसने इस बारे में किसी को भी नहीं बताया। याददाश्त सिर्फ उसे उतनी ही आई थी। ये सारी बातें सोचना करना, बालचंद्रन भी बैठकर इस बात को सुनते हैं, विकास भी सुनते हैं, वो कुछ और सवाल जवाब करते हैं कि कुछ और अगर इससे रिलेटेड याद आ रहा हो, कहीं कोई और, वो नहीं कह देता है। वो कहता है कुछ भी होगा तो मैं बताऊंगा, वो दोनों ठीक है कह देते हैं, शांत, कोई बात नहीं। अगला दिन आता है, जुनैद से मिला जाता है। अब देखो, उसे ज़्यादा लंबे समय तक ये अनऑफिशियल कस्टडी के अंदर नहीं रखा जा सकता था, क्योंकि ये भी इलीगल था एक मायने से देखा जाए तो। लेकिन वो कैसे भी करके जुनैद से कोई तो ऐसी इन्फॉर्मेशन निकलवाएं जिससे कोई सेंस तो बने। हवा में कही हुई बातों का क्या मतलब है।
जुनैद भी बस वहाँ पे इसी बात को लेकर चल लगा हुआ रहता है कि मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। खैर उस दिन जब वो बातचीत हो रही होती है तो अचानक से वो बोल पड़ता है कि ये जो नए डायरेक्टर साहब हैं, ये इनको वीडियो कैसे मिली? अब देखो यार, ये तो हम नहीं बताएंगे, है ना, अगर आपको किसी पे शक है तो बताओ। नहीं, मैं बस वही जानना चाह रहा था कि किसी ने लाकर उनको दी, मुझे फंसवाया, या फिर कुर्सी का खेल है? अब नहीं, फंसवाया तो कुर्सी का खेल है माने? सुनो जुनैद, अगर तुम डायरेक्टर के बारे में कुछ जानते हो, अगर तुम वो हमें बता सकते हो, वो फरार है अभी, अगर तुम्हारी गलती नहीं है तुम बच सकते हो। सर मैं बोल रहा हूँ, मेरे को फंसाया जा रहा है, बाकी इसके आगे मैं कुछ नहीं कहना सच। ठीक है भाई, देख लो यार, वैसे भी तुम अपनी बेवकूफ़ी से ही फंसे हो, है ना। वो तुमने वो मेल में वीडियो भेजा था, उसे नहीं भेजते हमें पता ही नहीं चलता कि ऐसा कुछ तुमने किया है करके, है कि नहीं? कोई ऐसा कुछ नहीं साहब। क्या कुछ नहीं है? उसी कारण से हमने तुम्हें पकड़ा है। तुम जानना चाह रहे थे ना कि तुम्हें कैसे पकड़ा, ऐसे पकड़ा। तुम्हारा वो मेल मिला। सर वो मेल मैं उन्हें भेजता, वो वीडियो भेजता नहीं भेजता एक ही बात थी। एक ही बात कैसे थी? डायरेक्टर पे बस बहुत पार होती है साहब। हम लोग सब प्रोफेसर्स हैं, हम लोग पढ़ाते हैं, वो सब कुछ जानते थे कॉलेज के बारे में। हर एक इन्फॉर्मेशन उनके पास पहुंच जाती थी। उनके पास उनकी आईटी टीम जो थी ना, वो इशारों पे नाचती थी। उनको सब पता रहता था। मैं वो जो वीडियो था, वो अनुराग जो मेरे को भेजा, अगर वो मैं उनको नहीं भी भेजता तो भी उनको पता चल जाता। क्यों कह रहे हो ऐसा? अरे सब हमारे कॉलेज में ना 2 प्रोफेसर्स के बीच में ऐसे कुछ थोड़ा था कि एक रूमर्स थे कि मतलब वो दोनों एक दूसरे से प्यार वगैरह कुछ करते हैं करके, लेकिन उन्होंने कभी भी कॉलेज में ऐसा कुछ पता लगने नहीं दिया। और ये बात भी ज़्यादा लोगों को पता नहीं थी, मुझे पता थी क्योंकि जिसके साथ हुआ था वो दोस्त था मेरा। साहब एक मेल भेजा था उन्होंने, बस एक मेल था जिसके अंदर वो कॉलेज के सभी लोगों को फ़ोटोज़ भेजी जा रही थी। हमारे यहाँ पे एक छोटा सा फंक्शन हुआ था उसने उसको भी वो फ़ोटोज़ मेल करी, और वो मेल में उसने एक लाइन लिख दी थी थोड़ी सी फ्लर्ट करती हुई, और उस एक लाइन की बदौलत उसे कहता है कि वैसे फंसा वो। ये क्या मेल, क्या नाम क्या उसका? जुनैद अपने दोस्त का नाम बताता है। जुनैद की कहानी के मुताबिक उसका कोई दोस्त था जो किसी दूसरी प्रोफेसर से प्यार करता था। दोनों प्रोफेसर्स थे, ये बात जो थी वो कॉलेज में अलाउड नहीं थी। वो दोनों ने अपने इस रिलेशनशिप को पूरी तरह से सीक्रेट रखा था, अपार्ट फ्रॉम दैट वन मेल। जुनैद आईटी डिपार्टमेंट डायरेक्टर के फेवर में था, तुम कह रहे हो? अगर मैं कहूं कि आईटी डिपार्टमेंट की ज़रूरत नहीं थी उस डायरेक्टर को, तो तुम मानोगे इस बात को? मैं समझा नहीं। माने अगर आईटी डिपार्टमेंट जो है उसकी मदद की ज़रूरत ना पड़े, और क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे जो डायरेक्टर हैं उनको दूसरों के जो मेल्स थे उनका एक्सेस, या फिर दूसरों के जो बैंक इन्फॉर्मेशन, कुछ भी इस तरह के जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन थी, इनका एक्सेस था? हाँ शायद नहीं, कंफर्म बताओ। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? कोई और किस्सा है ऐसा? जब ये पूछा जाता है तो जुनैद ऐसे 1-2 और किस्से सुनाता है, ऐसे किस्से जहां पर वो इन्फॉर्मेशन डायरेक्टर तक नहीं पहुंच सकती थी। इट वॉज अ वेरी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, पर वो डायरेक्टर को पता रहती थी। याद है वो पुरानी सॉफ्टवेयर जो थी, उसको लगवाया भी इसी डायरेक्टर ने था। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसकी मेंटेनेंस करने के लिए मना किया गया था। या तो उस सॉफ्टवेयर में पहले से उस टीम को बोल रखा होगा कि इस तरीके का एक लूपहोल चाहिए, क्योंकि इट वॉज अ वेरी लीगल लूपहोल। ध्यान देना इस बात को। अगर वहां पे कोई भी इस बात को कहे कि अगर ये हैक पकड़ा जाए या फिर वो ग्लिच पकड़ा जाए, इंजाम डायरेक्टर पे नहीं आएगा, क्योंकि वो ग्लिच को कोई भी इस्तेमाल कर सकता था। कोई स्टूडेंट, कोई प्यून, कोई स्टाफ फैकल्टी, कोई भी इस्तेमाल कर सकता था। तो जो उसका इंजाम है वो डायरेक्टर के पास नहीं आता। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं
कि वो जो टीम थी उसने वो सॉफ्टवेयर बनाया और उस सॉफ्टवेयर का वो ग्लिच जो था वो डायरेक्टर ने पकड़ा, और कहीं वो गलती से उस ग्लिच को पकड़ के सॉल्व ना कर बैठे, कहीं उस एरर को वो लोग सॉल्व ना कर दे और डायरेक्टर सब पर अपनी एक नज़र रख पाए, इसलिए उसने मेंटेनेंस की सर्विस लेने से मना कर दिया। सच क्या था नहीं पता, लेकिन जुनैद के उस छोटे से शक ने, जैसे एक जहां पर वो लोग इन्हीं सब बातों के बीच में होते हैं कि उतने में प्रणव का कॉल लगता है। डरते हुए सहमते हुए वो अपने पापा से श्रेष्ठ जा सकते हैं क्या पूछता है दोबारा। प्रणव मैं एक काम करता हूँ, बस हमें आधा घंटा देना, ठीक है? हम लोग पहुँचते हैं, बाकी बेटा अगर आज रात को निकल सकते हैं तो रात को, नहीं तो कल सुबह तक अपन वो चलेगा। नहीं नहीं पापा वो चलेगा, बस मैं जल्दी से वहाँ नहीं नहीं हम लोग जल्दी से जल्दी जितना हो सके, ठीक है? जुनैद सुन, तेरे से एक मदद चाहिए। अगर कोऑपरेट करेगा और अगर वाकई में तूने नहीं किया है तो तुझे तेरी आज़ादी मुबारक, लेकिन जो बोलेंगे वो करना पड़ेगा। श्रेष्ठ की तरफ वापस लौटा जाता है, लेकिन यहाँ पहुंचकर इस बारी श्रेष्ठ के जो लोकल कोई भी ऐसे पुराने से कॉफ़ी शॉप्स थे, कोई ढाबे थे, वहाँ पर जो भी उस मतलब उनके कॉलेज के आसपास थे, वहाँ पर एक हल्का सा एक सर्किट सा लिया जाता है। विनीत को फ़ोन करके पूछा जाता है कि क्या कोई ऐसी जगह थी जहाँ पे लोग हैंग आउट किया करते। विनीत कुछ जगह बताता है कि यहाँ पे कभी इत्तेफाक से वहाँ पे भी जाते हैं और वहाँ पे भी जा कर के प्रणव को एक एम्पल टाइम दिया जाता है कि उसकी कोई मेमोरी ट्रिगर हो रही है या नहीं। उसे बस इतना पता था उसे वापस श्रेष्ठ आना है, पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे बाहर नहीं, वो हॉस्टल में या कॉलेज में वो हॉल, खैर हॉस्टल में एक रूम लिया जाता है। स्पेशल केस था तो कॉलेज भी अलाउ करवा देता है। वहाँ पे उस रूम में बालचंद्रन, विकास और प्रणव, ये तीनों के तीनों वहाँ पर रुकते हैं। 2 दिन बीतता है। वहाँ पे प्रणव बार बार उस छत में चले जाता, शाम भर वहाँ बैठा रहता। दोपहर को धूप ज़्यादा तेज़ रहती इसलिए वहाँ नहीं, लेकिन सोचता रहता। वो उस हॉल गया जहाँ पर वो अपेरेंटली वो सेमिनार लिया गया था। जिस टीचर ने लिया, जिस प्रोफेसर ने लिया, ये तो याद नहीं आता, ना ही कॉलेज इस बात को ट्रेस कर पाता। लेकिन मुद्दा ये था कि वो टीचर शायद इम्पॉर्टेंट भी नहीं थी उसके लिए। मुद्दा सिर्फ ये था कि जो उन्होंने पढ़ाया वो प्रणव को बड़ा इफेक्ट कर गया। खैर ऐसे ही बैठा होते हैं तो दूसरे दिन की जो दोपहर थी, वहाँ पे बालचंद्रन साहब जो रहते हैं वो खाने में क्या कुछ ऐसे पूछने के लिए आते हैं। पूछते हैं तो प्रणव मुड़ता नहीं है। प्रणव बैठकर कुछ कुछ कूद रहा था। बालचंद्रन धीमे से उसके पीछे जाते हैं और उसके कुछ कंधे पे, पीठ पे हाथ नहीं रखते, बस देखते हैं क्या है ये। वो एक रजिस्टर सी, कॉपी सी थी जिसमें बहुत कुछ लिखे जा रहा था। ये कॉपी जो थी ये बालचंद्रन ने उसे दिलाई थी काफ़ी वक्त पहले कि कुछ भी अगर तुम्हारे मन में है तो उसे लिख देना, उसे कहीं लिख देना, बस मतलब अगर उस समय कोई ना रहे वहाँ पे तुमसे बात करने के लिए, उसे बस कहीं पे भी लिख के रख देना। और वहाँ बैठ के जैसे प्रणव एक पन्ना ऑलरेडी पूरा भर चुका था, दूसरे के आधे पे होता है। बालचंद्रन ध्यान से उसे पढ़ते हैं उसने क्या लिखा। जब वो पन्ना रीड करना शुरू करते हैं, प्रणव ने उस डायरी के अंदर एक दिन का किस्सा लिखा होता है। एक ऐसा किस्सा जहां पर उसने बताया कि एक लड़की थी, ऐसा लगा जैसे सही थी उसके लिए। उसकी बातें उसे बड़ी अच्छी लगती थी, उसका इतराना उसे बड़ा अच्छा लगता था। इन्हीं सब में उसका दिल किया कि क्या मैं पूछूं या क्या कहूँ। उसमें नहीं थी इतनी हिम्मत कि वो जाके किसी लड़की को प्रपोज कर दे। पर फिर पता चला कि वो विनीत के साथ थी। बड़ा दिल टूटा उसका, लेकिन उस दिल टूटने में जैसे उसका मन उसको एक चीज भूल गया, ये कि अगर वो सिंगल भी होती तो भी वो हाँ नहीं कहती उसे। क्यों हाँ कहती? प्रणव के पास था क्या उसे वापस देने के लिए? एक बोरिंग सी जिंदगी,
एक कूल किड भी नहीं है भाई वो किसी कॉलेज का, ना उसके जेब में कोई बहुत ज़्यादा रुआ वहाँ पड़े हुए हो। मुद्दा ये नहीं था कि तुम्हारे पास पैसों कितने थे या फिर तुम, उसकी लाइफ बहुत बोरिंग सी थी, स्कूल बहुत बोरिंग सा था उसका। कॉलेज आया तो बस एक एक जा रहा है, लेक्चर्स अटेंड कर रहा है, कॉलेज बस कैसे भी, ही वॉज वेरी प्लेन। उसके जैसी लड़कियां कभी भी इसके जैसे लड़कों को हाँ नहीं कहेंगी, ऐसी बातें सोचने लग गया ये, या फिर ऐसी बातें दोस्तों के साथ बैठकर गप्पे मारते समय उसे महसूस हुई। उसे अच्छा नहीं लगा खुद के बारे में, उसने डिसीजन लिया कि नहीं। और इसी बीच में आर्कियोलॉजी के साथ उसकी पहचान हुई। पहली बार उसे ऐसा लगा जैसे उसने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा पा लिया हो जिसके पीछे वो एक्चुअली में अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाह रहा था। जहां पर उस लड़की को ना पाने का गम उसके मन में कहीं ना कहीं एक छेद सा बना गया था, उस गड्ढे को भरने का काम आर्कियोलॉजी ने किया। उसके अंदर वो अपना वक्त बिताने लगा, उसे पढ़ने लगा, और वो ये लिख ही रहा था कि वो बीच पन्ने में रुक जाता है, उठता है, खड़ा होता है, पीछे बालक खड़े होते हैं, वो क्या हुआ, वो कुछ नहीं कहते हुए वो पीछे की तरफ भगता हुआ जाता है। यहां से बाला उसके पीछे बाहर आते हैं, वो बाहर आते हैं तो विकास जो होता है वो लेफ्ट साइड में खड़ा होता है, उसके हाथ में 3-4 पन्नी होती है, वो उसके अंदर खाना लेके आया हुआ होता है। यहां वो उसको भगते हुए देखते हैं, बाला उसके पीछे भग रहे हैं, ये तुरंत अंदर जाता है, वो पन्नी जो है वहीं पटकता है और ये इनके पीछे निकलता है। प्रणव जो है वो वहाँ उस खाली सी ज़मीन पर दोबारा से वहाँ पहुँचता है जहाँ पर वो बैठ के खुदाई नहीं शुरू कर दी थी इन्होंने। जैसे ही वहाँ पहुँचता है बालचंद्र पूछते हैं कि वो फावड़ा वो कुछ नहीं यहाँ से यहाँ वहाँ एक कुछ तो भी आगे जाने लगता है। इट्स ऑल बंजर सी एरिया है, कुछ पेड़ वेड़ कुछ बीच में हो गए हुए हैं, वहाँ से आगे जाने लगता है, चलता चले जाता है। कैंपस अच्छा था कॉलेज के पास, वो अंदर जाता है और उतने में वहाँ से एक लेफ्ट लेता है और वहाँ लेफ्ट पे एक कच्चा सा कुछ तो भी ऐसे बना हुआ और उसके पीछे कुछ ऐसे सीट टाइप का कुछ, और ऊपर एक तरपाल सा पड़ा हुआ है, वो कवर्ड है वो जगह। वो लोग जैसे ही वहाँ पे अंदर जाते हैं तो एकदम से प्रणव जो होता है वो थोड़ा एकदम ऑकवर्ड होता है, बाहर आता है। बाला वहाँ पहुँचते हैं, विकास पीछे से पहुँचते हैं, तो वहाँ पे कॉलेज का एक कपल ऐसी थोड़ी पप्पियाँ शप्पियाँ ली जा रही थी। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं तो कपल जो था वो एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं। इट वॉज वेरी सिक्लूडेड सा एक स्पॉट। वहाँ पहुँचते ही विकास जो होते हैं उनको देख करके कुछ बोलते, इससे पहले वो दोनों के दोनों वहाँ से भागते हैं। इन्हें थोड़ी उनको जाकर के पकड़ना था, ये तो अपने काम के लिए आए थे। वहाँ जाके उनको भगता हुआ देखते हैं, विकास जो है बाला को देखते हैं, बाला प्रणव की ओर, और ये जगह यहाँ मैं बैठता था बाबू, यहाँ मैं बैठता था। प्रणव को एक ऐसी याद पूरी हुई थी जिसके बिहाफ पे जनाब कुछ दिनों पहले यहां पर हथौड़ा फावड़ा लिए पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। दरअसल उस जमीन में उसने कुछ खोदा नहीं था, उसकी याद लेकिन उस खुदाई के साथ थी। जब उसे आर्कियोलॉजी के बारे में ये सब पता चला तो वो एक दिन अपने कॉलेज के लाइब्रेरी में बैठकर एक किताब को यूं ही पढ़ रहा था। पढ़ते समय उसे कोई क्लास का दूसरा बच्चा आके मिला, बोले क्या पढ़ रहा है? देखा तो अरे यार क्या, और कुछ ऐसी मजाक करके वहाँ से चला गया। यही हालत है उसके हॉस्टल में भी अगर वो कोई दूसरा सब्जेक्ट उठा ले, पढ़ाई किताब के साथ, अरे ये तक नहीं देख रहे कि भैया क्या पढ़ाई कर रहा है, किताब के साथ कोई दिख जाता आ रहा है भैया, तो सब लोग बड़ा जज करते थे वहाँ पे। कॉलेज में उसका कोई खास इतना मन लगता नहीं था, तो उसने अपने कॉलेज के पीछे हॉस्टल के पास में वो जो तबेले के पीछे का इलाका था, वहाँ पर एक बड़ी खाली सी सिक्लूडेड सी एक जगह थी। कुछ ईंटों को एक दूसरे के ऊपर लगाकर, थोड़ी सी छाया बनाकर उसने जैसे अपने लिए एक छोटा सा स्टडी बना लिया था। वहाँ उन ईंटों पर बैठकर घंटों तक प्रणव आर्कियोलॉजी की किताबें पढ़ा करता था। फिर वो खुदाई का क्या रिलेशन? बात बहुत सिंपल थी। जब वो पहली बार उसने वो जगह ढूंढी थी तो उस समय वहाँ की वो जो ज़मीन थी उसकी पूरी तरह से जो खुदाई है वो चल रही थी।
दरअसल वहाँ पे कुछ भी उगा लो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होता, क्योंकि वो ज़मीन के जो नीचे से ना दरअसल एक नाले का पाइप जाता था और उसमें लीकेज था, तो उस ज़मीन में कुछ ढंग से उगता नहीं था। तो वहाँ पे जो वो फार्मर हो गए या वहाँ के जो लेबरर्स हो गए, बैठ के वो कुछ तो भी फावड़े वावड़े से खुदाई कर रहे थे, और उसके मन में ये मेमोरी याद थी कि कुछ तो ऐसी खुदाई का काम चल रहा था और मैं इस जगह पे, पर उसे ये नहीं पता था कि वो कहाँ जाकर पढ़ाई करता था। जगह ढूंढने के बाद वहीं बैठ जाता है। उसे याद आती हैं वो किताबें जिन्हें उसने सबसे पहले खरीदा था। उसे याद आता है हर वो चीज़ जो उसने आर्कियोलॉजी के बारे में करना शुरू किया था, बिना विनीत को बताए, बिना किसी को भी बताए, बस चुपचाप रोज़ यहाँ आकर बैठकर एक ऐसी दुनिया में झांकता था जो शायद बरसों पहले बीत चुकी हैं, लेकिन जैसे प्रणव के लिए आज थी। आर्कियोलॉजी को पसंद करने वाला एक नया स्टूडेंट किशभा में पैदा हुआ था। इस बात के पता चलते ही कुछ और वक्त प्रणव वहाँ पर बैठता है, पर अब उसे वहाँ पर बैठने की ज़रूरत नहीं थी। उस जगह से रिलेटेड जो भी याद थी, श्रेष्ठ की जो भी याद उसके मन में बहुत दिनों से ट्रिगर कर रही थी, जैसे उसको एक सुकून सा मिल चुका था, जैसे उसके मन में यही बात बार बार आना चाह रही थी कि उसकी आर्कियोलॉजी के साथ शुरुआत कैसे हुई थी। इसके आगे के पीछे की कहानी थोड़ी सी गुम सी थी, लेकिन इतना काफ़ी था। एक दिन वो लोग और वहाँ पे बिताते हैं, लेकिन प्रणव अब खुद बोल देता है कि वो घर जाना चाहता है। अलाउड है क्या? अगर वो वापस अपने शहर में चले जाएं तो क्या उसको वापस रिहाब जाना पड़ेगा? लेकिन इतने में बालचंद्रन और विकास दोनों उससे कहते कि नहीं, अगर वो चाहे तो वो घर में रुक सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। वो हाँ कह देता है। अगले दिन की शाम वो लोग वहाँ से निकलते हैं। प्रणव अपने घर लौटता है। इतना कुछ याद आ गया था नहीं उसे, लेकिन उसे अभी तक एक इंसान याद नहीं आया था, लेखा। लेकिन लेखा के अलावा घर में कोई और भी उसका इंतज़ार कर रहा था, उसकी बहन। ये दो उसे क्यों याद नहीं आ रहे थे, ये खैर, ये सारी बातें आगे बढ़ती चली गईं और 2 दिनों के अंदर अंदर हर वो किताब जो प्रणव ने उस आर्कियोलॉजी के वक्त में पढ़ी थी, वो किताब, अरे जो किताब दिखी, चाहे वो देसी राइटर्स की थी, किसी फॉरेन राइटर की थी, बालचंद्रन ने नहीं छोड़ी। वो खरीद के उसके सामने लाकर रख दी, बोला पढ़ो, जहां जो मेमोरी ट्रिगर हो जाए सो हो जाए। और यही सब किस्से चलते रहे। घर पूरी तरह से प्रोटेक्टेड था, डायरेक्टर की फैमिली भी वहीं पर रहती थी। इन्हीं सब के साथ में 18वें दिन जुनैद के एक कॉर्पोरेशन से उन्हें कोर्ट का ऑफिशियल ऑर्डर मिल जाता है। प्रणव आजाद नहीं हुआ था, लेकिन अब उसे रिहैब में रुकना जरूरी नहीं था। इतने सालों से वो रिहैब में सिर्फ और सिर्फ अपनी मेडिकल अटेंशन के लिए नहीं था। एक तरह से वो उसका प्रिजन था, वो उसकी जेल थी, वो उसकी कैद थी। लेकिन अब कोर्ट के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग अगर पुलिस उसे समन करने के लिए बोलती है तो उसको इमीडिएटली वहां पे समनिंग करनी होगी। लेकिन अगर वो अस्पताल के बाहर भी रहना चाहता है तो वो रह सकता है। हॉस्पिटल के जो डॉक्टर होते हैं वो खुद इस बात पे ऑफिशियल सिग्नेचर कर देते हैं कि नहीं, जो मेडिकेशंस है अगर वो टाइम पे लेता रहे तो वो अपने घर पे भी रह सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। प्रणव इस बारे में जब लेखा को बताते हैं तो लेखा रो देती हैं। उनका बेटा उनके घर में कोई बस ऐसे नहीं होता कि मुजरिम की तरह आ रहा है, रुक रहा है, छुप रहा है, किसी पुलिस से बचता हुआ बैठा है या बेल में कुछ दिनों के लिए, पूरी तरह ना सही पर एक आज़ादी में अपने घर आया था। प्रणव अपनी मम्मी को याद नहीं करता, पर लेखा को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वैसी ही थी। उसकी बहन को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी वैसी ही थी। बातचीत करी जाती है। खैर, इन्हीं सब के साथ में एक बड़ी इंटरेस्टिंग नोटिस बालचंद्रन और विकास ने जिस तरीके से अनऑफिशियली कुछ दिनों के लिए हमारे जुनैद भाई साहब को साथ में रखा था, तो कोर्ट की तरफ से ये भी एक ऑर्डर आया था कि ये जो था वो गलत था। इस तरह का जो पावर का गलत इस्तेमाल है वो नहीं किया जा सकता।
दिक्कत सिर्फ एक थी, इस बारे में जुनैद ने नहीं कहा था, ना बालाचंद्रन और विकास बताएंगे। तो कोर्ट को कैसे पता चला? नोटिस के चलते पुलिस प्रोटेक्शन सिर्फ और सिर्फ इतनी बचती है उनके पास कि वो अपने घर को बचा सकते थे। हॉस्पिटल में स्टेट अपॉइंटेड एक पुलिस प्रोटेक्शन डायरेक्टर को दी जाती है, लेकिन वो पुलिस प्रोटेक्शन अब विकास के कंट्रोल में नहीं थी। टेंशन होती है, उन्हें समझ में नहीं आता कि कोई एक जन वहां जाकर के रह ले, कोई एक यहां रह ले। प्रणव तो खैर घर पे है, सेफ है, एक सब चल रहा होता है। लेकिन एक दिन की सुबह विकास सोच लेता है कि उसे शायद वहां जाकर रुकना चाहिए डायरेक्टर के पास। यहां पर ये अपने घर वालों के साथ रहे, लेकिन ये डायरेक्टर को वहां पे सेव कर सकता है। सब कुछ नॉर्मल था, अकॉर्डिंग टू द प्लान था। बस फर्क इतना था कि रेखा प्रणव के रूम से चिल्लाती है। सब वहां पहुंचते हैं, लेखा से पूछते हैं हुआ क्या। उसके हाथ में एक चिट्ठी होती है, बालाचंद्रन के हाथों में वो चिट्ठी रखती है। बाला उस चिट्ठी को पढ़ते हैं। नहीं, it's okay। विकास की ओर देखते हैं। विकास को वो पन्ना देते हैं, लेखा को चुप रहने के लिए कहते हैं। विकास उस पन्ने को पढ़ता है और बाला की ओर देखता है। डियर लिसनर्स एंड माय डियर JT8 फैमिली, हमारी कहानी यहां पर रुकती है। मैं आपको साथ में लेकर वहां नहीं जा सकता, मुझ पे भरोसा करना। माफी, प्रणव। पुलिस प्रोटेक्शन कम करवाई गई थी क्योंकि वो सब वहां पर थे, उतनी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं थी, और कोर्ट के उस नोटिस के चलते इनके पास उतना पावर भी नहीं था कि वो चीज कर सके। मौके की तलाश देखकर प्रणव वहां से भाग चुका था। कहां? ट्रैक करने की ऑब्वियसली सीधे सीधे कोशिश की जाती है। जो CCTV कैमराज हैं आसपास के, वहां से ट्रेस किया जाता है। रेलवे स्टेशन की तरफ गाड़ी पहुंचती है, वहां स्टेशन से वो कौन सी ट्रेन में बैठा जब इसे ट्रेस किया जाता है। दे फील हेल्पलेस। क्यों? क्योंकि हमारे प्रणव भाई साहब जो हैं, श्रेष्ठ, नया घर यहां पे है तो श्रेष्ठ थोड़ा नीचे की तरफ पड़ता है। रतौल और रतौल पहाड़ी तो बहुत ही नीचे पड़ते हैं, क्रो हाईवे उससे ज्यादा नीचे, लेकिन सब साउथ की तरफ था। प्रणव नॉर्थ जा रही एक ट्रेन में बैठ गया था। कहां? टिकट को देखने की कोशिश करते, कोई टिकट उसके नाम से शूट नहीं होती, कुछ भी नहीं। बालाचंद्रन के सामने दो रास्ते मौजूद थे। वो दो रास्ते, डियर लिसनर्स, प्लीज इस बात को अब ध्यान से समझना। आप इस कहानी के बहुत क्रूशियल मोमेंट्स पर आ चुके हैं। प्लीज जल्दीबाजी में या फिर 10 लोग एक ही बात को कर रहे हैं तो उसी बात को सही समझते हुए वोट मत करना। पास्ट में दो रास्ते ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा ध्यान देना। अगर अब गलत रास्ते चुने गए, एक्चुअली में सही और गलत रास्ते तो है नहीं इस कहानी में, लेकिन अगर कोई ऐसा रास्ता चुना गया जो एक गट कॉलिंग नहीं थी, जो एक प्रॉपर लॉजिकल रीजन नहीं था, तो इस कहानी में किसी की मौत होगी। कौन, ये वक्त बताएगा। लेकिन वो जो दो रास्ते बालाचंद्रन के सामने थे वो कुछ इस तरह से थे। बालाचंद्रन विकास को साथ में लेकर प्रणव को ट्रैक करने की कोशिश करेगा। देखो, प्रणव का पीछा तो होना ही होना था, यह तो कोई सवाल नहीं है, पर कौन करता? पहला रास्ता कि बालाचंद्रन जो हैं वो विकास को साथ में लेकर प्रणव के पीछे जाएं। फायदा?
जब तक विकास बालाचंद्रन के साथ है तब तक बाला के पास एक अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट है, एक प्रोटेक्शन है। दिक्कत, कोर्ट नोटिस के चक्कर में पुलिस प्रोटेक्शन में दिक्कत हो चुकी थी। घर के सामने फिर भी कुछ मौजूद करवा सकते थे, कोर्ट से बात कर सकते थे, लेकिन डायरेक्टर के पास उनका अपना कोई आदमी नहीं था। दूसरा रास्ता, बालाचंद्रन विकास को कहकर उसे इमीडिएटली डायरेक्टर के पास जाने के लिए कहेंगे, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कहेंगे, या फिर घर पे और वो डायरेक्टर दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए कहेंगे। मीनवाइल वो प्रणव को बचाने के लिए जाते हैं। दिक्कत, जहां पर विकास बालाचंद्रन के साथ नहीं है वहां बाला अब अकेले हैं इस केस में। बाला पे कोई रिस्क है नहीं है क्या पता। अब ध्यान देना, अगर मैंने कहा है कि इस केस में किसी की मौत हो सकती है तो उसका यह मतलब नहीं है कि मैं दूसरे ऑप्शन की तरफ इंडिकेट कर रहा हूं। बस बड़े ध्यान से सोचना कि ऐसे कौन से किरदार हैं जो इस वक्त एक नर्वस पोजीशन पे खड़े हैं। पहला रास्ता जो है वो बालाचंद्रन को बचा सकता है, लेकिन डायरेक्टर उनके कंट्रोल में नहीं है, ना घर उनके पास ज़्यादा कंट्रोल में है। वहीं पे दूसरी तरफ बालाचंद्रन रिस्क पे आते हैं, लेकिन घर और डायरेक्टर दोनों सेफ हो सकते हैं। प्रणव कहाँ गया है इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता, सिवाय उस एक चिट्ठी के। जुनैद ने क्या कॉपरेशन किया था पता चलेगा। हर एक बात इस केस की आप लोगों के सामने आने वाली है, अगर सही रास्ते चुने गए तो। अगर सही रास्ते चुने गए तो इस कहानी के कुछ ऐसे पन्ने आप लोगों के सामने आएंगे जिससे सिर्फ और सिर्फ ये कहानी नहीं बल्कि एक और कहानी के कुछ पन्ने पलटे जाएंगे। मैं इससे ज़्यादा नहीं कह सकता क्योंकि स्पॉइलर हो जाते हैं, ठीक है। तो द 48 आवर्स का जो टाइम स्लॉट है, जो काउंटडाउन है, वो शुरू होता है। द वोटिंग्स आर ओपन। ध्यान से, आप प्लीज ध्यान से, कौन क्या बोल रहा है, किस तरह के रीजंस दे रहा है, एक बारी सोचना। कौन इंपॉर्टेंट है, किसे बचाना इंपॉर्टेंट है, जरा सोचना। कौन कितना वल्नरेबल है। बालाचंद्रन बिना किसी प्रोटेक्शन के, डायरेक्टर बिना किसी प्रोटेक्शन के, घर बिना किसी प्रोटेक्शन के, प्रणव गया कहाँ। सोचना। शायद कुछ चीज़ें मैंने इस कहानी में बताई लेकिन उस पर फोकस नहीं दिया, तो उसे हल्का मत समझ लेना। सोचना, प्लीज सोचना। बाकी हमारा जो अगला एपिसोड है उसकी कीमत वही कीमत है जो अभी तक हमने रखी है, 250 स्टोरी शेयर्स। ऑल्सो 6 लाख व्यूज ऑन द ट्रेलर, 6 lakhs। एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा मैं उसके लिए, I'll upload that, बट क्या बात है, कहानी के आखिरी पन्ने पलटने वाले हैं जनाब। मैं पलटने भी आऊँगा, कहानी सुनाने भी आऊँगा। सवाल सिर्फ इतना सा है, आप सुनने आएंगे?